तो उसका साथी था, उसने कहा, बाबू अरे करेजवा की तरफ तुम्हारे हो नहीं, आप तुम्हारे हो दाहिने तरफ, करेजवा तो बाएं तरफ होता है, तो स्टैंड गन या और यहाँ प्रेस मार दिया। फिर गया, दुनिया देख रही है। फिर पलटा, उसने कहा भैया बहुत घूरता था हम लोगों को, 4-5 पिस्टल लिया, टक टक उनके दोनों आंखों मार दिया। दशहरे के दिन 1977 में चौधरी इनाम अली डीएसपी रहे थे, उनका हाथा वहाँ पर उस्मान को मार दिया। तो उस समय जब पठान चलता था, दरवाज़ा खटखटाया, अगर वो मिल गया तो डर के मारे सिट्टी पुट्टी गुम हो जाती थी, नहीं हुआ तो उसके मुंह से आवाज़ निकलता है, कहाँ है खबीस की औलाद, मलऊन, मैं उसकी कब्र से पैसा निकाल लेगा। वहाँ पर राम गोपाल मिश्रा ने 67 में फरवरी 60 में बच्चू महाराज को मार दिया। तो मैं सीतापुर में एसपी गया, तो जितने दिन मैं रहा वो भाग गए। उसके बाद वो एक पहलवान थे, उनके नाम था जनार्दन कॉलोनी, पहलवान है, टीटी हैं, लेकिन 20-25 मकान कब्जा कर लिए, उसमें किराएदार रखते थे। अच्छा। एक हाथी पाल रखा था, कॉलोनी में हाथी खड़ा किए। यस। नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप देख और सुन रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। इस शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से लेना देना रहा है। दोस्तों, आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बेहद खास हैं। 1977 बैच के आईपीएस अधिकारी, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी रहे, फिर उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी रहे, उत्तर प्रदेश एटीएस के फाउंडर मेंबर भी रहे, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं। बृजलाल जी ने 1919 इनकाउंटर किए हैं। बृजलाल जी ने 19 इनकाउंटर किए हैं, जिसमें प्रमुख है डकैत ददुआ का इनकाउंटर। बृजलाल जी ने कई किताबें भी लिखी हैं, जिसमें से एक किताब है लखनऊ के रंगबाज। ये देखिए, ये किताब है लखनऊ के रंगबाज। तो आज बृजलाल जी से हम बातचीत करेंगे लखनऊ के रंगबाज के बारे में और तमाम पहलुओं पर। सर, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। क्योंकि जब आप आते हैं ढेर सारे व्यूज़ लेकर आते हैं। अब सवाल है कि लखनऊ के रंगबाज पर हम बात करें, हम आपको क्यों ना रंगबाज कहें। आपने तो बड़े बड़े रंगबाजों के छक्के छुड़ाए हैं, तो आपको ही रंगबाज। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कानून वाला रंगबाज हूँ। रंगबाज कानून के साथ तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। हाँ, नहीं रंगबाज तो। अच्छा, ये जो पिक्चर आपको देख पा रहे हैं, ये पिक्चर में मेरी देखिए, ये फोटो नौजवान एक पुलिस ऑफिसर, ये कब की है और ये क्या है? ये 1984 का है। मैं लखनऊ का शहर कप्तान गया था 17 जुलाई 1984 और 30 जून 84 तक वहाँ रहा। तो उस ज़माने में एक एसपी सिटी होता था, तो मैं लखनऊ का एसपी सिटी को शहर कप्तान कहते थे। तो मैं लखनऊ का शहर कप्तान था। मेरी उस समय 6-7 साल की नौकरी थी। 22 साल की एज में आया था, तो उसमें करीब 7 साल का नौजवान था। बिल्कुल, आज भी नौजवान हूँ। पुलिस वाला और फौज वाले क्या कहलाते हैं? जवान। इतने जवान, तो हम लोग तो आजीवन जवान रहते हैं सब। नहीं, अब तो बात कर लेते हैं इसकी। ये लखनऊ के रंगबाज क्या है? लखनऊ एक नज़ाकत और नफासत का शहर है, जिसमें भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने बसाया था। लक्ष्मणपुरी, लखनऊपुर, लखनौती। तो लखनऊ को जो मॉडर्न रूप दिया 1775 में नवाब आसिफउद्दौला ने। तो पुराने ज़माने में लखनऊ में रईस थे, तवाइफें थीं और उनके सोहदे होते थे। इस समय जो आज रंगबाज या माफिया कह लीजिए, उस ज़माने में सोहदे कहलाते थे। तो उनके सोहदे थे। और उसके बाद धीरे धीरे ज़माना बदला, तो वहाँ रंगबाज हुए। रंगबाजी जिसको अंत में आप ये कह लीजिए चौथ उसूलने वाले, गुंडई करने वाले रंगबाज। तो मैंने आज़ादी के जस्ट बाद से कैसे रंगबाजी शुरू हुई, किस किस्म के रंगबाज थे, वो मैंने लिखा है। लखनऊ को मैंने शुरू किया है कि वहाँ कई व्यापारी ऐसे, कहा जाता है उनके पास
क्विंटल में सोने होते थे। क्विंटल में सोना? हाँ जी हाँ, राजा बाराज, यहियागंज। तो वो उस लोग ब्याज पर पैसा देते थे। तो ब्याज में पैसा देना तो आसान होता, वसूलना बड़ा मुश्किल होता है। तो वसूलने के लिए लठायत होते थे, पहलवान होते थे और उनके पट्टे होते थे। और जो ज़्यादा मुश्किल वसूली का काम होता था तो उसमें अफगानी पठान रहते थे। 6 फुटा पठान, काली पगड़ी और लाठी लिए हुए, आगे आगे लाला जी बस्ता लिए हुए, पीछे 6 फुटा पठान। और ये पठान जो अफगानी सुन्नी कंट्री है, ब्याज लेना देना हराम है, लेकिन पठान बहुत बड़े ब्याज खोर थे, सूदखोर थे। उनका कहना था कि चूंकि भारत दारुल हर्ब है, इस्लामिक कंट्री नहीं है, तो इसलिए काफिरों से सूद ब्याज लेना जायज है। तो कुछ पठान एक तो भले थे, काबली वाला, ड्राई फ्रूट, गरम कपड़े, और ये जो थे बज्जात किस्म के लोग, वो थे सूद वसूलने वाले। तो उस समय जब पठान चलता था, दरवाज़ा खटखटाया, अगर वो मिल गया तो डर के मारे सिट्टी पुट्टी गुम हो जाती थी। नहीं हुआ तो उसके मुंह से आवाज़ निकलता है, कहाँ है खबीस की औलाद, मलऊन, मैं उसकी कब्र से पैसा निकाल लेगा। ये शुरुआत हुई वहाँ से। आज़ादी आई 1947, पठान चले गए। अब उस काम को संभाला लोकल पहलवान सादिक पहलवान। कौन पहलवान? सादिक पहलवान। सादिक पहलवान। उस समय के पहलवान बाहुबली होते थे और लठैत थे। तब ये चक्कू छुरी और ये कट्टा, ये तो AK-47 का ज़माना नहीं था। तो सादिक पहलवान ने वो काम करना शुरू किया। सादिक पहलवान, उसकी कोई गतिविधियां ऐसी हुई कि वो बेचारे व्यापारी, पहले तो नौकर के तौर पर गया, बाद में उन्हीं से वसूली करने लगा। वहाँ पर एक कहा जाता है कि बड़े व्यापारी थे, उनके लड़की से कुछ इसका अफेयर होने लगा। अब उन्होंने इससे निजात पाने के लिए उन्होंने एक और पहलवान को चुना जो पतारा कला सीतापुर आया था, बच्चू प्रसाद दीक्षित। मैं थोड़ा लखनऊ को कल्चर बारे में बताऊंगा। वो जमाने में दुकानों में आटा नहीं मिलता था 60s में। बड़ी फैमिली थी तो लोग जाते थे ग्रेन मार्केट में 25-30 किलो गेहूं ले लिए। फिर ये जो होते थे लाला बिशंभर दयाल की चक्कियाँ थी। तो एक संकटा महाराज उनके मुंशी थे। तो लाला ने कहा कि भैया कोई ले आओ पहलवान। तो लाए बच्चू प्रसाद दीक्षित को। तो उसको उस जमाने में कहा, मैंने अपने शब्द लिखा है, गुमास्ते, उर्दू वर्ड है। तो बच्चू प्रसाद दीक्षित जो गुमास्ते आया, उनका काम था जहाँ देखे आपने गेहूं खरीद रहे हैं, चलिए मैं अपने चक्की पिसवा देता हूँ और उसमें जो जरता कटता वो नहीं लेंगे। वहाँ से शुरुआत हुई और उसके बाद बच्चू महाराज ने गुंडई करना शुरू किया। पहलवान था, लठायत था, और उसने करीब 1955 में सादिक पहलवान को अखाड़े में मार दिया। एक छोटी तलवार जिसको हम करौली कहते हैं लेकर गया और बच्चू दीक्षित ने मार दिया सादिक को। और उस हत्या के बाद वो हो गए बच्चू महाराज। तो लखनऊ में बच्चू महाराज का जमाना चला और वो चला 67 तक। अब संकटा जो आए थे, संकटा महाराज लाला बिशंभर दयाल के मुंशी, वो अपने बेटे के ले आए, राम गोपाल मिश्रा, जो अब भी हैं। तो वहाँ पर राम गोपाल मिश्रा ने 67 में फरवरी 67 में बच्चू महाराज को मार दिया, लेन देन आपसी। और उसके बाद फिर आ गए संकटा महाराज। उसी जमाने में कई महाराज हुए, पंडित लक्ष्मी नारायण उर्फ लक्ष्मी महाराज, फन्नू महाराज। तो ये महाराज लोगों का जमाना वहाँ चला। अब उसके बाद ये क्रम चलता है पहलवानों का 1970 तक। तो 1970 तक पहलवानों का जमाना था। उसके बाद लखनऊ में एंट्री होती है बख्शी भंडारी। ये पाकिस्तान से आज़ादी के बाद जब वहाँ माइग्रेशन हुआ तो आ करके चारबाग लखनऊ में, आज गुरु नानक मार्केट है, पहले रिफ्यूजी मार्केट कहलाता था, वहीं पर सुभाष भंडारी, गुरबख्श सिंह बख्शी, ये वहाँ का फेमस कॉलेज है कानकुब्ज कॉलेज KKC, वहाँ पर पढ़े। वहाँ से गुंडई शुरू हुई और सन 71 में एक रुद्र नारायण, वो भी बाहुबली था, उसको मार करके फिर इनका जमाना शुरू हुआ बख्शी भंडारी। अब तब एंट्री होती है पिस्टल, कट्टे। ये करीब करीब 70 के दशक के से शुरुआत हुई और उसके बाद फिर
आ गए उसमें, जिसका नाम किया संकटा महाराज, उनके पुत्र राम गोपाल मिश्रा। और राम गोपाल मिश्रा ने वहाँ धंधा शुरू किया गुंडई का, और उसने अरुणा शंकर शुक्ला जो माफिया रहा, उसके बड़े भाई प्रेम शुक्ला, फिर उसी अरुणा अन्ना अन्ना उसको अन्ना, यस तो प्रेम शुक्ला का साथ लिया। फिर राम गोपाल ने प्रेम शुक्ला को ही मार दिया 1980 के आसपास। अब यहाँ डालीगंज में रहते थे तो वहाँ गैंग वार हुआ, और फिर पंडित जो थे ये भाग आए, मिश्रा जी आ गए चारबाग पर सुभाष भंडारी के साथ में। अब वहाँ गैंग वार चलता है, राम गोपाल मिश्रा, अन्ना, और इधर जो चारबाग एक अड्डा रहा है, तो चारबाग में वहाँ चारबाग टैक्सी स्टैंड, चारबाग का वहीं पर बगल में है हरदोई और शाहजहाँपुर बस अड्डा। वहाँ एक करेक्टर था उस्मान, पहलवान था और सिद्धार्थनगर जिले का रहने वाला था। अच्छा। तो अब उसके लिए चूँकि कमाई होती थी, और उस्मान दबंग था, और पैसा जितना करता था खर्च कर देता। शादी किया था, डाइवर्स कर दिया। अब पता चला वहाँ पुलिस के लोग आगे बैठे थे, बिरयानी आ रही है, ठंडाई आ रही है। तो वहाँ पर एक नूर आलम पहलवान था, क्रिमिनल था कानपुर का, वो भी बैठने लगा। अब इस समय जो बख्शी भंडारी जो बाद में हुए, ये गैंग, उन्होंने दशहरे के दिन 1977 में चौधरी इनाम अली डीएसपी रहे थे, उनका हाथा वहाँ पर उस्मान को मार दिया। अच्छा। और जब उस्मान मारा गया तब वहाँ बख्शी भंडारी का राज हो गया। अब बख्शी भंडारी का जमाना चला, और उसके बाद इधर राम गोपाल मिश्रा अन्ना का गैंगवार चला, और उसमें कई लोग मारे गए। आप, मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये जो आपने मिश्रा का नाम लिया, अभी इस वक्त वो क्या करता है? अब इस समय रिटायर हो चुके हैं गुंडागर्दी से। वो कांग्रेस से जो है जिला परिषद अध्यक्ष हुए सीतापुर के। और मैं सीतापुर में एसपी गया तो जितने दिन में रहा वो भाग गए। उसके बाद वो उनको कांग्रेस ने एमएलसी बनाया, जिला परिषद अध्यक्ष सीतापुर के रहे। अब वो क्राइम से रिटायर हो गए हैं। उनको मैंने एनएसएम बंद किया है, कई क्राइम में बंद किया है। तो जब मैं लखनऊ का शहर कप्तान गया 17 जुलाई 1984, तो उस समय जमाना था बख्शी भंडारी, अन्ना, राम गोपाल, इनका पैरेलल वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। डिप्टी एसपी तक जाते थे, टाइम लेकर मिलते थे। उसी ज़माने में मुझे पोस्ट किया गया शहर कप्तान लखनऊ, और इन मैंने चारों माफियाओं, उस ज़माने में मैं खुद रेड करता था और किसी के लाठी उठाने की हिम्मत नहीं थी। तो मैंने इन चारों माफियाओं को, बख्शी को, भंडारी को, राम गोपाल को, अन्ना को, इन सबको अंदर कर दिया। अब जब अंदर कर दिया, ये सब अंदर हो गए, तो इनका जो तिलस्म था वो खत्म हो गया। अच्छा, आपने लाठी की बात की तो बच्चू महाराज से शुरू करते हैं। आपने लिखा कि वो लाठी लेकर चलता था, गल्ला मंडी में उसकी हनक चलती थी, तो ये क्या है मसला? जी हाँ, उस समय जितने पहलवान थे चक्कू छुरी लेकर नहीं चलते थे। बाहुबल था, बढ़िया गठीली बदन था, और लाठी, और लाठी लेकर के उनकी हनक इतनी थी को निकल जाए तो उसी में लोगों के सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। तो वही मैंने कहा कि 70 तक लखनऊ में जो माफिया होते थे वो लठैत थे, पहलवान थे, और उन्हीं का ये चलता था। आज भी देखते होंगे दिल्ली के आसपास भी, यहाँ भी पहलवान, एक अरे तो पहलवान तो चलते, सुशील पहलवान देखिए, ओलंपियन, और सजा हो गई। तो बाहुबल का जो इस्तेमाल होता था पहलवानों का, बहुत कम पहलवान हैं जो अपनी बाहुबली को अपने अंदर रख पाते हैं, पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कर पाते हैं। बड़ा अच्छा आपने एक सवाल उठाया। ये जो पहलवान होते हैं, रेसलर, कुछ तो भाई कंपटीशन में चले जाते हैं, पहलवानों का क्राइम की दुनिया में इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है, किस तरह से होता है? क्या ऐसा है, हरियाणा में तो तमाम गांव वहाँ जहाँ के लोगों का क्या बन होता है, बाउंसर बनना। अच्छी कदकाठी है, बढ़िया, तो बाउंसर बन गए। और पहलवान, इनका हमेशा इस्तेमाल होता रहा है क्राइम की दुनिया में, क्योंकि उनके पास ताकत है, बढ़िया बॉडी है, तो पहलवानों का इस्तेमाल होता रहा है और अब भी हो रहा है। सूरत देव सिंह
आप नाम तो सुने होंगे। वो बलिया से जब गए थे तो क्या गए थे, अजय लठैत गए थे। बीपी सिन्हा कोल किंग कहलाते थे, और उसी बीपी सिन्हा को मार्क करके फिर वो खुद हो गए कोल किंग। तो ये जो गए अजय लठैत गए, आज की भाषा में कह लीजिए बाउंसर। तो इस तरह से जो पहलवानों का जमाना, सूरजदेव सिंह पहलवान, और वही चीज़ जो लखनऊ राजधानी में और यहाँ दिल्ली आसपास हरियाणा में आज भी है। तो ये बड़ा जो अच्छा नहीं कर पाया, मैं लखनऊ वहाँ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर रहा, आईजी रेलवे। वहाँ कई टीटी उसमें स्पोर्ट्स कोटा पर टीटी बन जाते थे पहलवान, और वो पहलवानों का ये आलम हुआ कि वो क्रिमिनल हो गए। टीटी भी हैं, भर्ती का कराना, और एक पहलवान ऐसा था राइफल का कंधे पर डाले और ज़बरदस्ती ट्रेनों में वसूली। और जब मैं वहाँ चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर गया रेलवे में, मैं गया था 1996 में, 2003 तक रहा मैं 7 साल। और वहाँ हमारे जीएम थे सोमनाथ पांडे, जब दुनिया में नहीं है। उन्होंने पहलवानों की भर्ती बंद कर दी। अच्छा, पहलवानों की भर्ती कर दी। वहाँ एक कॉलोनी थी, तमाम रेलवे के क्वार्टर कब्जा कर लिए, और एक पहलवान थे, उनके नाम था जनार्दन कॉलोनी। पहलवान हैं, टीटी हैं, लेकिन 20-25 मकान कब्जा कर लिए, उसमें किराएदार रखते थे। अच्छा। एक हाथी पाल रखा था कॉलोनी, हाथी खड़ा के लिए। यस, तो ये पहलवानों का जमाना रेलवे में। हमने कई पहलवान वहाँ ऐसे रहे जिनको ठीक किया, जो रेलवे में थे। तो ये पहलवानों का बहुत अच्छे होते हैं, जिनका देश के प्रति कुछ करने का होता है, कंपटीशन में जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं अपने उस बदन का, गठीले बदन का और रोब-धाप का इस्तेमाल करते हैं क्राइम में, जिससे एनआई रेलवे भी अछूता नहीं रहा। मैं तो वहाँ रहा हूँ, और वो जो पहलवान थे, मैंने फिर जीएम से कह करके गोरखपुर कहें तो भेज दिया बिहार में, कि वहाँ फिट हो जाएंगे। दबदबा यहाँ है, किसको मैंने भोजपुरी इलाके से भेज दिया जाट बेल्ट में। तो ये पहलवान का इस्तेमाल होता रहा है। अच्छा, आपने अपनी किताब के एक चैप्टर, लखनऊ के रंगबाज चैप्टर में लिखा है कि अपराध की दुनिया में जान देकर दोस्ती निभाई जाती है। बिल्कुल। तो अब बनाई भी जाती है। हाँ, तो हाँ। ये कोई खास कहानी? बिल्कुल। देखिए, जो क्रिमिनल हैं, अच्छे क्रिमिनल हैं, जो गैंग में शामिल हैं, तो उनमें दोस्ती इतनी होती है कि भाई अगर उसके ऊपर आई तो हम जान दे देंगे इसको बचाने के लिए। और इसके उदाहरण है। और अगर दुश्मनी हो गई तो जान ली भी जाती है। लखनऊ का उसका एग्जाम्पल बताऊं, बख्शी भंडारी, वो इस तरह थे, सगे भाई की तरह से। लेकिन एक जब टकराव हुआ, किसका, पैसे का, रेलवे की वसूली का, स्क्रैप का, तो सुभाष भंडारी जो बिल्कुल सगे भाई की तरह थे, खुद दुश्मन हो गया। और जब मैं लखनऊ में था एसपी सिटी, तब उसने एक क्रिमिनल, आप भी नाम सुने होंगे, बबलू श्रीवास्तव। हाँ। इस समय जेल में है, आजम कारावास। अरोरा जो असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम थे, एडिशनल कलेक्टर कस्टम, उनके हत्या में। तो उसने, सुभाष भंडारी ने गोली चलवाई बबलू श्रीवास्तव से बख्शी पर, और उसको करके भागा। तो उसके हाथ में 38 बोर स्मिथ वेसन रिवॉल्वर थी। वो नत्था होटल है 4 बाग के पास, वो गिर गई। बाद में हमें वो मिली, तो बख्शी तो बच गया। लेकिन उसके बाद दोनों में जो गैंगवार चला, दोनों जो सगे भाई थे वो दुश्मन हो गए। तो वही मैंने कहा, ये जो अपराध की दुनिया है, वो अपने साथी के लिए, अपने मित्र के लिए जान जहां दे सकते हैं, और अगर आपस में कहीं कुछ हो गया तो जान ले भी सकते हैं। इसलिए मैंने वर्ड लिखा है, माफिया जगत में दोस्ती जान लेकर और जान देकर निभाई जाती है। दोस्ती और दुश्मनी। आपकी किताब में एक किरदार है माफिया, सूरजपाल यादव। वो क्या था, उसका दिमाग कैसे ठिकाने लगाया आपने? सूरजपाल, ये जो लखनऊ में जब एलडीए का काम चला, जमीन की खरीद फरोख्त, तो सूरजपाल भी, वो 4 भाई थे और दबंग थे। सूरजपाल अल्टीमेटली देहरादून में यूपी पुलिस द्वारा मारा गया। तो ये एक होते थे लक्ष्मी यादव जी, कांग्रेस के ज़माने में 52 में विधायक हुए थे। और एक बगल में है, बिल्कुल हजरतगंज के मुख्यमंत्री आवास के पास ही है, जिया मऊ।
तो जिया मऊ एक ज़मीन पर उनका भी इंटरेस्ट था, पुराने मंत्री रहे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, जौनपुर के रहने वाले थे। तो सूरजपाल वगैरह चाहते थे कुछ ज़मीन का इंटरेस्ट, नहीं हुआ तो लक्ष्मी यादव का मर्डर किया इन्होंने। उसमें एक अंगद यादव था जो बहुजन समाज पार्टी सरकार में मंत्री रहा, और उसके बाद ये फरार हुआ। इसके और भाई थे, वो भी क्रिमिनल थे। और उसके बाद जब वो लखनऊ पुलिस ने इसको दूर भेज दिया, मेरठ जेल में। हम लोग यही करते हैं कि भाई एक्टिविटी जेल से चला रहा है तो दूर पोस्ट कर दो। तो वो जब पेशी तो लखनऊ में क्राइम है तो आता था, वो पुलिस को मिला लेता था और कहता भैया मैं बड़े ईमानदारी से कि मैं 2 घंटे में आ जाऊंगा। 2 घंटे में गया अपने एरिया में, जिप्सी आ गई उसकी, और उसके बाद लोगों से बात किया, वसूली किया, और बिल्कुल टाइम से तय टाइम से आ जाता था। पुलिस के जो लोग थे उनको भी पैसा मिल जाता था। एक बार यही घटना हुई, रेलवे वो था, बैरियर था, बंद हो गया। अब देखा ये पुलिस वाले घबरा गए, आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया यहाँ हजरतगंज में। तो उन्होंने देखा वो तो निकल गया, तो हमारे ऊपर कुछ आया, उन्होंने पुलिस को इतला कर दी। अब जब इतला कर दी कि साहब वो कस्टडी से भाग गया, तो कस्टडी भाग गया, चेकिंग शुरू हो गया, उसके बाद सूरजपाल भाग गया। फिर सूरजपाल क्राइम और तेजी से करने लगा, अपने बच्चों को देहरादून में शिफ्ट कर लिया, और वहीं यूपी पुलिस से मुठभेड़ में फिर मारा गया। उसके भाई भी मारे गए, विनोद यादव, कौन कौन सब वो। तो सूरजपाल यादव का भी ये बख्शी भंडारी के बाद का जमाना चला है उसका। तो ये लखनऊ में आपका पाला, जो मैं किताब पढ़ा, एक सनकी हत्यारे से भी पढ़ा, सत्यनारायण नाम था। सत्यनारायण जी, क्या था ये? सत्यनारायण ये बारी जाति का था। पत्तल वाली गली, बारी बिरादरी काम होता है पत्तों से पत्तल बनाना, पहले तो वही चलता था। तो वहाँ ये शुरू से अपना दबंगई और ये, और उसके बाद वो भंडारी वगैरह का शार्प शूटर बना, जेल में था ये। और एक बार सत्यनारायण गया एक जगह खाना खाने, चार बाग के पास एक होटल में, और वहाँ खाना खा रहा तो वहाँ किसी से झगड़ा हो गया, और वहाँ उन्होंने कट्टा मारा, इसके पेट में लग गया छर्रे। तो सुभाष भंडारी के आदमियों ने उसको उठाया और ले गए, और बख्शी का एक भाई था, वो डॉक्टर था, उसको दिखा करके कोई पुलिस केस नहीं हुआ और वो बच गया। फिर भंडारी जेल में था, सत्यनारायण पहुंच गया लखनऊ जेल में। उसने कहा सत्यनारायण कैसे हो, वो पेट वाला चोट ठीक है? अब वो चौंक गया कि इसको कैसे मालूम। कहा गुरु उसी समय चले गए होते ऊपर, ये तो हमारे आदमी थे जो तुमको बचा लिया तुरंत। अब वो मुरीद हो गया। उसके बाद वो बाहर आता है तो जितने राम गोपाल मिश्रा और सुभाष भंडारी, जितने बड़े मर्डर कराना हुआ वो सत्यनारायण से कराते थे। अब एक सिंपल सा, एक साहब आटा मिल वाले थे, उनका अकेला लड़का था, चार बाग के पास हो पेट्रोल भरा रहे, तब तक सत्यनारायण पहुंच गया। वो अपने छाया पर विश्वास नहीं करता था, तो उसने कहा भाई पेट्रोल भराओ। उसने कहा नहीं, एक साहब हैं उनको, पहले उनका भरेंगे। उन्होंने कहा हटा गाड़ी, हम भराएंगे। उसने कुछ कहा, आओ ताव ना देखा ताव, इसने अपनी पिस्टल निकाली और लाला जी के इकलौते बेटे को मार दिया। ड्राइवर कहा चल बे अब कहीं आगे पेट्रोल भरा लेते हैं। तो सत्यनारायण ने इतने क्राइम किए, और हमेशा वो झोले में 36 HE ग्रेनेड, ये हमको कहते हैं हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड, आर्मी भी इस्तेमाल करती है, हम भी इस्तेमाल करते हैं, मैंने भी किया है। तो वो लेकर के और पिस्टल लेकर चलता था, और इतना ये था सनकी, अगर किसी ने कोई चीज़ मना किया तो गोली मार देता था। तो यहियागंज इन सब में अब उसका इतना चला भौकाल कि जब ज़्यादा हो गया तो इसके जो गुरु लोग थे इन्होंने कहा कुछ दिन हटा दें। तो पहुंच गया बॉम्बे, करीम लाला के पास। करीम लाला पठान था, अफगानिस्तान में पैदा हुआ था, और जो पठानों का गैंग चला बॉम्बे में, सुकुर नारायण बखिया और ये तमाम जो उस समय के स्मगलर थे, तो वहाँ पर इसका नाम रखा गया प्यारे भाई। तो बम्बई का प्यारे भाई बन गया। वहाँ करीम लाला के लिए तमाम क्राइम किया, और फिर अल्टीमेटली उसका मन नहीं लगा तो लखनऊ आ गया। फिर एक बरेली घटना बताऊँ सन की,
उसका एक रिश्तेदार था, वहाँ गया, रुका हुआ था, पानी की बड़ी किल्लत थी, गर्मी का महीना, नीचे नल था, इसका रिश्तेदार गया वहाँ बाल्टी लगाने, पानी भरने। तो पता चला, उसने कहा नहीं नहीं पहले हम पानी भरेंगे। दूसरा आदमी ने कहा, उन्होंने कहा भैया हमारा रिश्तेदार आया है, उसको नहा कर जाना है। कुछ झोंझो होने लगी, ये देख रहा था, आया टक टक गोली मार दिया। तो वो ऐसा सन की हत्यारा था, उसको आजम कारावास की सज़ा भी हुई, फिर जेल से निकल आया, और फिर अल्टीमेटली उसको एक उदय नारायण सिंह इंस्पेक्टर थे चौक थाने के, कैसे मारा गया वो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। अरे क्यों नहीं जाने, थोड़ी बहुत बताइए कैसे ऐसा था कि ये एक जगह जाता था, वो उसका रिश्तेदार थे, तो जो दारू पी लेता था, तो ऊल जुलूल हरकत, घर की महिलाओं के साथ बदतमीजी, रिश्तेदारी में क्रिमिनल तो क्रिमिनल। उसके बाद जब वो आजिज हो गए तो उन्होंने संपर्क किया पुलिस से, तो उन्होंने कहा अच्छा बढ़िया दारू पिलाओ और ये करो, जब एकदम सो जाए तो पिस्टल हटा दो। और फिर इस तरह से सेटिंग हुई और सत्यनारायण हिरन पार्क चौक लखनऊ में मारे गए। तो उस पर एक चैप्टर लिखा मैंने, सन की हत्यारा सत्यनारायण। आज भी जो पुराने लोग लखनऊ में हैं सत्यनारायण के बारे में जरूर जानते हैं। तो अब किताब के अंत की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो एक किरदार आते हैं बाहुबली विधायक अजीत सिंह की। पहले उनकी कहानी बताइए। अजीत सिंह वही तो नहीं है जिनकी गोमती नगर में हत्या हो गई? दूसरे गोमती नगर नहीं, उन्नाव में हुई हत्या। अच्छा, तो अजीत सिंह बाहुबली विधायक। अच्छा, मैं आपको ये क्रम बता दूं, आपको अच्छा लगेगा। मैं 84-86 तक शहर कप्तान लखनऊ था। ये जो चारों बड़े थे शुरू चले आ रहे थे, बख्शी भंडारी, अन्ना राम गोपाल, इनका राज खत्म हो गया। उसके बाद एंट्री होती है ईस्टर्न यूपी की, पूर्वांचल। 85 में हरशंकर तिवारी विधायक हो गए, वीरेंद्र शाही। तो जो 70s से गैंग वार चल रहा था उसका स्पिल और आ गया लखनऊ में। तो वहाँ इसमें पुस्तक में लिखा है कोई बड़ी बड़ी घटनाएं, ये चल ही रहा था तब तक एक आ गए श्री प्रकाश शुक्ला, वो भी गोरखपुर का ही था, और उसने सोचा कि साला इनकी तरह हम भी बड़े माफिया बन जाएं, तो विधायक बन गए ये हुए। तो उसने कहा अगर छोटा मोटा क्राइम करेंगे तो मुझे कोई जानेगा नहीं, सब लोग समझते हैं साला नौसिखुआ है। तो उसने गुरु बनाया सूरज भान को, अभी वो चर्चा में है, शायद अपने पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं। अब वहाँ फिर उसने एक बड़ा मर्डर किया, ब्रिज बिहारी प्रसाद, जो लालू यादव के कैबिनेट में मिनिस्टर थे। एक वो भी बाहुबली थे, ये किसी केस में गिरफ्तार हुए, सीबीआई ने किया, आ गए हॉस्पिटल में, तो नाम तो हॉस्पिटल है, अपना शाम को घूमते थे। वहीं पर मुन्ना शुक्ला, सूरज भान, और मेन शूटर था श्री प्रकाश शुक्ला, सुधीर त्रिपाठी, अनुज सिंह। वहाँ AK-47 से ब्लास्ट करके उनको मार दिया गया। तो इस प्रकार श्री प्रकाश शुक्ला ने जो कहर बरपाया, इतना बड़ा कहर बरपाया कि उसको सुपारी ले ली कल्याण सिंह की। लखनऊ में कई बड़े क्राइम हैं उसके। फिर उसने मार दिया शाही, वीरेंद्र शाही, जो उस समय एक्स विधायक थे। गोरखपुर में पहले हमला किया था, मैं उसमें चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर था। उस समय उनका गनर तो मारा गया, ये बच गए। और यहाँ सुबह सुबह किसी मित्र के यहाँ से निकल रहे थे, ये गया और करके जैसे ये निकले पीछे से गोली मारी, मोटरसाइकिल से था ये। और उसके बाद आगे गया, फिर आया पलटा, तो उसका साथी था, उसने कहा बाबू अरे करेजवा तरफ तो मारे हो नहीं, आप तो मारे हो दाहिने तरफ, करेजवा तो बाएं तरफ होता है। तो स्टैंड गन या और यहाँ ब्रश मार दिया, फिर गया, दुनिया देख रही है। फिर पलटा, उसने कहा भैया बहुत घूरता था हम लोगों को, 4-5 पिस्टल लिया, टक टक उनके दोनों आंखों मार दिया। फिर पलटा, फिर आया, फिर कह रहा भैया बड़ा गाली देता था, अपनी 4-5 पिस्टल उनके मुंह में डाली और टक टक मैगजीन खाली कर दी। तो इस तरह का हजार्डस क्रिमिनल था वो। और वहाँ पर RK सिंह, आपको जनपद जानते हैं, लोगों को सूचना मिली कि वो किट बैग लेकर चलता था जिसमें AK-47 होता था। खैर गए और वहाँ पर एक टुनिया राम था मुकामा का, AK-47 के साथ वो तो मारा गया। और RK सिंह उसमें SP सिटी के पेशकार था, दरोगा था। उसके बाद वो पीछे पड़ा
और ये भाग रहा था। आर.के. सिंह पिस्टल लिए निकले और उनका पैर फंस गया, गिर गए। वो देख रहा था, आया और उन्हीं का पिस्टल छीना, स्टेन गन, और आर.के. सिंह को मार दिया। जब आर.के. सिंह मारा गया तो मैंने कहा अब इसका डेथ वारंट जारी हो गया। जी हाँ, उसी समय कल्याण सिंह की सुपारी ले लिया। फिर कल्याण सिंह ने मई 1998 में बनाया UPSTF, स्पेशल टास्क फोर्स, और नेचुरली टास्क था श्री प्रकाश शुक्ला, जिसको सितंबर 98 में गाजियाबाद में श्री प्रकाश शुक्ला को मार दिया। अब आते हैं अजीत सिंह का। कोई जमीन खाली नहीं रहती। अब उसके बाद अजीत सिंह रेलवे खलासी थे, बाहुबली थे, वो हो गए MLC। अच्छा, खलासी रेलवे का वो बन गया MLC हो गया। फिर उसके बाद वो आ गए समाजवादी पार्टी में सेकंड टाइम। ये जो स्थानीय निकाय होता है ना, प्रधान विधान वोट देते हैं, बड़ा आसान होता है उनको पकड़ करके हो गए। अब 2004 में उनका बर्थडे था। ही इज द मैन जिसने काफिला लेकर शुरू किया। अच्छा, ये जो काफिला चलते हैं, काफिला, गाड़ियों का काफिला, और फिर तमाम जितने प्रतिष्ठान थे। कहा जाता है एक मुख्यमंत्री थे, उनके छोटे भाई कहा तुम चंबल के डकैत हो सकते हो, लेकिन मैं तो हूँ शहर का गुंडा, यहाँ तो मेरा चलेगा। अच्छा, अजीत सिंह ने बोला? हाँ, यस, मुख्यमंत्री के भाई को। हाँ। उसके बाद अच्छा, अब ये जो बातचीत हो रही है विधायक अजीत सिंह की, जिसने मुख्यमंत्री के भाई को बोला कि चंबल के तुम डकैत हो सकते हो, लेकिन हाँ मैं शहर का गुंडा हूँ, शहर का मैं गुंडा हूँ। तो अब ये समझ गए होंगे दर्शक हमारे क्यों मुख्यमंत्री के भाई कौन है, चंबल के आसपास का किससे जुड़ा हुआ। जी बताइए। अब उसके बाद उसका बर्थडे था 2004 में, और उसने जो अपना रेलवे वाला क्वार्टर था उसको खाली नहीं किया था। अच्छा, बड़ा दबदबा था। रेल में अगर किसी ने काम नहीं किया तो जाकर पीटता था। हमारे एक परिचित थे, बोले साहब मैं तैनात हुआ, और तैनात होने के बाद भर्ती का काम था, तो बोले मैं गया तो वहाँ पर मेरा बाबू आया कि भैया नेताजी बुलाए हैं नाश्ते पर। कौन नेता? बोले अजीत सिंह। भोले साहब अजीत सिंह मैं तो जानता नहीं। अरे साहब अजीत सिंह को नहीं जानते, उनकी बात को कोई मना नहीं करता। वो गए साहब, बढ़िया नाश्ता खिलाया, और नाश्ता खिलाने के बाद एक लिस्ट दे दिया, इनको भर्ती कर दो। तो जब आए अपने सीनियर से बात किए, अरे बोले तो सब क्रिमिनल हैं, गुंडे हैं। नहीं किया। जब नहीं किए तो अजीत सिंह के चाचा आए, जनाब आपने ठीक नहीं किया। यहाँ तक किस्सा है उसका कि साहब नेचुरली जो बाबू थे इसके प्रभाव में अपनी दबंगई करते थे, बेईमानी। तो रेलवे विजिलेंस, रेलवे के अफसर होते हैं, वो गए जांच करने, तो वहाँ गेस्ट हाउस में रुके थे। रात में अजीत सिंह ये सब पहुँचते हैं, उनके गुंडे, खड़खड़ाए दरवाज़ा। अब दरवाज़ा खोले, बोले खाना वाना खा लिए? नहीं। उन्होंने सोचा भाई आ रहे हमारी बड़ी आवभगत। बोले हाँ साहब खाना खा लिए। तो गन्ना चूसा नहीं चूसा। खाने के बाद गन्ना चूसना बड़ा लाभदायक होता है, और गन्ना ले गए थे, उससे दे दनादन गन्ने से पिटाई। तो जांच क्या करते, सुबह सुबह पहली जो ट्रेन मिला भाग गए। तो ये था अजीत सिंह। उसके बाद नक्सल में उस दिन बर्थडे था, ये पहुंच गए उन्नाव, इनका गृह जनपद था। एक वहाँ फंटेसी होटल है, अब वहाँ डीजे ग्लैमर, और उसके बाद वो आगे बैठे देख रहे थे। उसके बाद लोगों ने क्या देखा कि वो लुढ़क गए, तो समझा होगा कि साहब नींद में आ गई, लेकिन देखे खून टपक रहा है। तो वो फायर हुआ था साइलेंसर से। अच्छा, जो गन इस्तेमाल हुआ। अब भगदड़ मच गई, इनके चेले थे लगे हवाई फायरिंग करने, ये करने, बेचारा उसमें एक इनोसेंट आदमी मर गया। खूब गोलियाँ चली। और फिर जो एक मुख्यमंत्री थे उनके भाई, उन्होंने वो सब साफ होकर करवा दिया सीन। और उसके बाद नामजद हुए अखिलेश प्रताप सिंह रायबरेली के, और दूसरा एक रमेश कालिया हुआ जो क्रिमिनल था, जिसकी बीवी अजीत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ी थी। अच्छा। और एक उन्नाव के सज्जन हो गए। उसके बाद एजुअल वो केस चला गया क्राइम ब्रांच CID। अब क्राइम ब्रांच CID, वो जमाना ऐसा था कि भाई बचाना है, तो क्राइम ब्रांच CID ने एक सीन किया कि वो जो उनका गनर था, वो गनर पहले उस
बड़े नेता का गनर रह चुका था। अच्छा। प्लांट किया गया और ये कहा गया वो बैठे थे आगे, वो पीछे बैठा था, एक्सीडेंटल फायर हो गया तेरी। और उसमें ये मर गए। 304 304 आईपीसी का मुकदमा कायम हो गया गहरी रात हत्या। और उसके बाद वो छूट गया। लेकिन वो फायर किया था टेलीस्कोपिक राइफल से अताउर रहमान बाबू, मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर। मैं भी उसके पीछे बोर्ड लगा रहा, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश भाग जाता था। जितने बड़े, अगर एक गोली से कोई मारा गया है तो समझ लो अताउर रहमान बाबू ने मारा है। अताउर रहमान ने साहब सिंह, ब्रजेश सिंह, इन सबके गुरु होते थे। वो भी जेल गए, बनारस कचहरी में आए। मुख्तार अंसारी ने गाड़ी खड़े दी। अब वो जब पुलिस के वैन से उतरते थे तो बाकी क्रिमिनल उतर जाते थे और वो रुमाल लेकर के वेव करते थे, टक, ये गोली आती है, मारे गए। अच्छा। एक रंजीत सिंह कभी सूरत देव सिंह के साथ के थे। उनका मकान गाजीपुर में गंगा जी के किनारे था और गंगा जी में एक नाला मिलता था, बगल में रामू मल्ला मुख्तार अंसारी गैंग का था। तो ये सुरक्षा दृष्टिकोण से छत पर पीपल का पेड़ रखे थे, गंगा जल से अर्घ देते थे। उस रामू मल्ला का दीवार जो इधर फेसिंग था काटा गया और वहीं से मुख्तार अताउर रहमान बाबू, अताउर रहमान ने बाबू ने जैसे ही जल चढ़ाने के लिए आए, टक, मारे गए। तो ये जो है, आप कह सकते हैं इसको। हाँ, तो इसलिए उसमें नाम तो आ गया सिपाही के एक्सीडेंटल फायर। अरे एक्सीडेंटल फायर होगा तो आवाज़ तो आएगी, लेकिन वो उसका खेल वही था और उसका इस्तेमाल किया गया था मुख्तार अंसारी गैंग और जिसमें चलाया था अताउर रहमान बाबू। इस तरह से अजीत सिंह का खत्म हुआ और जब अजीत सिंह मारे गए फिर लखनऊ खाली नहीं हुआ, फिर पूर्वांचल के माफिया, फिर पूर्वांचल माफिया आए, मुख्तार अंसारी। और मुख्तार अंसारी का संबंध गोरखपुर के बाहुबली से भी था। नाम बताइए क्या? हरशंकर तिवारी। अच्छा। क्यों? हरशंकर तिवारी के शूटर थे साधु सिंह मखनू सिंह। मेरी किताब 1.5 बिस्वा जमीन उसी पर है, सुनी थी कहानी। तो साधु मखनू सिंह मुख्तार अंसारी के गुरु थे और गांव मुड़ियार में एक ही परिवार में गैंगवार हुआ जिसमें 9 विधवाएं हुई। और जब साधु सिंह नवंबर 89 में मारा गया, ड्रामेटिक तरीके से गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मारा था त्रिभुवन सिंह, सुनी थी। और वो जब मारा गया तब साधु मखनू गैंग खत्म हुआ, तब गैंग की कमान संभाली मुख्तार अंसारी ने। तो मुख्तार अंसारी का उसके बाद अजीत सिंह के बाद दबदबा कैपिटल में हुआ, विधायक जी बन गए थे। अभी मैं गया था एक फंक्शन में, डीजी रेजिडेंस के ठीक सामने सरकारी जमीन पर कब्जा करके बहुत बड़ा महल टाइप का बना लिया था। उसको योगी आदित्यनाथ जी ने अभी उसको तोड़वा करके उसमें 72 फ्लैट दिए गए हैं। अभी 3 दिन पहले मैं भी उस फंक्शन में शामिल था। अच्छा। और एक एक फ्लैट गरीबों को दिए गए हैं, जहाँ कभी मुख्तार अंसारी का। तो ईस्टर्न यूपी की एंट्री होती है मुख्तार अंसारी की, और उसके बाद अब तो मुख्तार अंसारी भी नहीं रहा। तो इसलिए अब योगी आदित्यनाथ का ज़माना है, तो वैसे भी माफियाओं से खाली हो गई है। तो लखनऊ भी इस समय खाली है। नहीं, लखनऊ कहाँ खाली, लेकिन जो सफ़ेद पोश जो माफिया रहे हैं, मतलब ये देख रहे हैं कि जो आपकी बात मैं समझ रहा हूँ कि लखनऊ में मतलब गुंडा बनो, माफिया बनो, उसके बाद नेता बन जाओ, ऐसा रहा आपके राज्य में उस दौर में? मैं बताऊं, 70 के पहले नेता जो है बड़े साफ सुथरे लोग थे, चुनाव लड़ते थे। लेकिन 70 के पहले कांग्रेस ने इस्तेमाल किया था, फर्रुखाबाद के पास का सीट है, और उसमें डाकू मान सिंह चंबल वाले उनके पुत्र तहसीलदार सिंह को लाया गया था उस पर पैरोल पर। लेकिन ये जो 70 के बाद शुरू हुआ तो नेता लोग इन क्रिमिनल का, माफियाज का इस्तेमाल करते थे, विधायक बनते थे। लेकिन 70 के बाद एक ज़माना और आया, उन्होंने सोचा जब हम लोग इनको सांसद बना रहे हैं, एमएलए बना रहे हैं, तो हम खुद क्यों ना बन जाए। वो ज़माना शुरू होता है हरशंकर तिवारी, वीरेंद्र शाही, मुख्तार अहमद, अतीक अहमद, ये सब जो बने, वो ज़माना था। तो वो ज़माना चला, तो उसी ज़माने की उपज है ये जो बाहुबली, जिनका समानांतर प्रशासन चला। चाहे अतीक हों, अतीक के घर पर एक मुख्यमंत्री जाते थे, अब तो नेट पर है, उसके कुत्ते से हाथ मिलाते थे।
मुख्तार अंसारी, दिन दहाड़े कृष्णानंद राय का हत्या हुई, 600 गोलियां चली थी AK-47 और G3 की, और उस समय की जो शासन था वो बचाता था। ये जो आप ब्रजराज जी कहानियां बता रहे हैं लखनऊ के रंगबाज की, उस दौर में सरेआम हत्याएं होती थी, सरेआम, और माफिया नेता बनते थे, माननीय बनते थे, लखनऊ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आते थे, दिल्ली के संसद तक भी पहुंच गए माफिया। और जैसा बताया कि पहले माफियाओं ने सोचा कि भाई हमारे दम पर नेताजी लोग बन जा रहे तो हम ही क्यों नेता ना बन जाए। वो सिलसिला चलता रहा और ऐसा सिलसिला चला कि आज भी वो सिलसिला जारी है। बिहार में आपने देखा ही होगा, अनंत सिंह, सूरजभान, मुन्ना शुक्ला, इस तरह के माफिया, वो उनका वर्चस्व चलता है उस इलाके में। मेरा आखिरी आपसे एक सवाल है कि जो सिंघम पिक्चर आई, सिंघम, तो अब उस परिदृश्य और आज के परिदृश्य में, आप जो लखनऊ के SP रहे, SSP रहे, तो सिंघम आपको भी बताया जाता था क्या, लखनऊ का सिंघम? देखिए ऐसा है, मैं लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में बेसिकली मैं ऑपरेशनल आदमी हूँ। चाहे वो चंबल ऑपरेशन हो, चाहे माफिया ऑपरेशन हो, चाहे टेररिस्ट ऑपरेशन हो, मैं तो खुद ऑपरेशन लीड करता था। बहुत कम होते हैं IPS ऑफिसर। एज ए ADG मैंने गोली चलाई है, और TV पर लाइव। वो दिन था 18-19 जून 2009, जब हमारे 4 लोग मारे गए। कांस्टेबल समीम, ददुआ वीर सिंह, नहीं घनश्याम केवट उसी गैंग का था, और उसमें इंस्पेक्टर कंपनी कमांडर बेनी माधव सिंह, कांस्टेबल वीर सिंह, इकबालुद्दीन और IG DIG घायल हो गए। तब मैंने अपने DG से कहा करके मैं खुद गया था, और वो मेरा ऑपरेशन TV पर लाइव था। शायद पहली बार देखा किसी ने जो ADG गोली चला रहा है। फोर्स डिमोरलाइज थी आधा किलोमीटर दूर, और मैं 2 आदमी लेकर घुसा था गैंग में। वो 2 मंजिले थे और मैं नीचे था। सलम मणि त्रिपाठी का कैमरा, मनोज राजन त्रिपाठी का कैमरा, संतोष आजकल आप ही के आज तक में है। संतोष ने ETV में थे क्या, उसने जब गोली चलाई उसने कांस्टेबल वीर सिंह गिरता है वो कैप्चर किया है। तो उस समय मैंने, वो शायद मेरा लास्ट ऑपरेशन था, तो मैंने तो ऑपरेशन लीड किए हैं और ये अनुभव रहा। तो आज जो उत्तर प्रदेश में है, सबसे बड़ा श्रेय जाता है, मैंने तो सभी शासन देखे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जैसा कोई मुख्यमंत्री अब तक लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर कोई नहीं हुआ। मायावती के आप करीबी माने जाते हैं। हाँ, वहाँ भी यस, प्रतिनिधि नहीं, मैं DG 4.5 साल ADG लॉ एंड ऑर्डर रहा जनाब। मायावती का शासन भी, जी हाँ 4.5 साल मायावती थी, और उसके बाद मैं DGP रहा। उस समय भी क्राइम लॉ एंड ऑर्डर पर इशू पर जो है वो काफ़ी सख्त थी, और यहाँ तक कि अगर कहीं रूलिंग पार्टी वाले ने किया तो वो भी बंद हो गया। मैंने बंद किया है। एक सेन साहब थे रायबरेली के, वहाँ के फैजाबाद के मंत्री थे, उनको गिरफ्तार किया हुई बहुजन समाज पार्टी। जी हाँ, रमाकांत यादव MP था, उसको गिरफ्तार किया, आजमगढ़ वाले। जी हाँ, और एक उनका नाम बोल रहा हूँ, तिवारी थे औरैया के, जो बर्थडे के वसूली पर इंजीनियर मार दिया था, तो उसको गिरफ्तार किया और सजा करा दी। तो इसलिए वो भी, लेकिन योगी आदित्यनाथ का कोई जवाब नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो तमाम संपत्तियां थी कब्जा कराया, बुलडोजर चलाया, बड़ा साफ नियम है, अपराधी है तो उसके लिए योगी का है 0 टॉलरेंस। नहीं, आपने बात बिल्कुल सही कही। और योगी आदित्यनाथ खासतौर से माफियाओं के खिलाफ उनका शिकंजा कसता जा रहा है। लेकिन जो आपने बात कही मायावती की, अपनी ही मंत्रियों को, अपने सरकार में जो मंत्री विधायक हों उनको गिरफ्तार करके एक नई नजीर पेश की। योगी आदित्यनाथ के ज़माने में ऐसा देखने में कम मिलता है। अगर इस तरफ भी मूव करेंगे योगी आदित्यनाथ तो फिर माना जाएगा कि क्राइम के खिलाफ 0 टॉलरेंस उत्तर प्रदेश में है। आपको ये शो कैसा लगा, अपना कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया।